हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर रहे थे। तो जो सहसंयोजक त्रिज्या है उसके लिए आपने ये बोला कि सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो सभी ज्ञात त्रिज्याओं में सबसे छोटी होती है। इसका निर्धारण एकल बंध के आधार पर किया जाता है। सहसंयोजक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। सहसंयोजक त्रिज्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहली होती है समद्विपरमाणवीय, समद्विपरमाणवीय सहसंयोजक त्रिज्या। समद्विपरमाणविक मतलब दोनों परमाणु एक जैसे हो, मतलब H2 लिया हमने, Cl2 लिया, Br2 लिया, I2 लिया, क्योंकि यहां आपको वो समद्वि परमाणु लेने हैं जिनमें एकल बंध हो, क्योंकि एकल बंध के आधार पर आप त्रिज्या का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो समद्वि परमाणविक त्रिज्या समान प्रकार के परमाणु। और दूसरे प्रकार की होती है विषम द्विपरमाणवीय सहसंयोजक त्रिज्या। विषम द्विपरमाणवीय सहसंयोजक त्रिज्या। तो जो विषम द्विपरमाणविक का मतलब है दो अलग अलग प्रकार के परमाणु, जैसे मैंने लिया HCl, HF, HBr, इस तरह के परमाणु दोनों अलग अलग विद्युत ऋणता रखने वाले परमाणु हैं। तो इन परमाणुओं के लिए ज्ञात की जाने वाली जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कैसी त्रिज्या होगी? विषम द्विपरमाणविक त्रिज्या होगी। और ये जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं का जो निर्धारण है वो सुमाकर व स्टीवेंसन समीकरण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाएगा? सुमाकर व स्टीवेंसन समीकरण के आधार पर इन त्रिज्याओं का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं डी ए सिंगल बॉन्ड ए है, मान लो डी सिंगल बॉन्ड ए, या इसको मैं बी मान लूं डी ए बी। तो डी ए सिंगल बॉन्ड बी दोनों अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन का स्क्वायर। इसके आधार पर अगर आपको विद्युत ऋणता दे दी जाए, बंध लंबाई यानी कि अंतरानाभिकीय दूरी दे दी जाए और किसी एक परमाणु की त्रिज्या पता हो तो दूसरे परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक बात है। तो ये सहसंयोजक त्रिज्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला है जो आपको, ठीक है, बाय चांस वैसे यूज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे लर्न कर लें। डी ए सिंगल बॉन्ड बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ए परमाणु की त्रिज्या, बी परमाणु की त्रिज्या, ये ए और बी परमाणुओं का विद्युत ऋणता का अंतर है डेल्टा ई एन, और यहाँ ए बी अंतरानाभिकीय दूरी है। ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा प्रकार है त्रिज्या का, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, इसको IR बोलते हैं, आयोनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तो देखिए हमने ये कहा कि किसी भी आयन, क्योंकि यहां त्रिज्या कौन सी है? आयनिक, मतलब ये आप किस में ज्ञात करोगे? आयन में या आयनों में। और आयन दो प्रकार का होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो किसी भी आयन के नाभिक से लेके बाह्यतम कोष तक की दूरी क्या कहलाएगी? आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। और आयन, विलगित आयन का निर्माण करना पॉसिबल है। तो आप इजीली ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक आयन के नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी आयनिक त्रिज्या है। और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, इसलिए आयनिक त्रिज्या भी दो प्रकार की होगी, एक धनायनिक और एक ऋणायनिक। जो धनायनिक त्रिज्या है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी धनायन की त्रिज्या सदैव उसके जनक परमाणु से, जो उसका पेरेंटियल एटम है, उस पेरेंटियल एटम से हमेशा क्या होगी? कम होती है। सदैव उसके जनक परमाणु से कम होती है। सदैव उसके जनक परमाणु से कम होती है। मतलब ऐसे समझो, मैंने लिखा K और मैंने लिखा K प्लस, तो ये K प्लस बना तो इसी से है ना, तो ये इसका जनक परमाणु है। और इन दोनों की त्रिज्या को कंपेयर करें तो इन दोनों में से किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी बेटा? हमेशा K की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो धनायन की त्रिज्या सदैव उसके जनक परमाणु से छोटी है। क्लियर?
अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे हमने कहा दो कारण हैं। किसी भी जनक परमाणु से धन आयन की त्रिज्या के कम होने के पीछे कितने कारण हैं? दो कारण हैं। और पहला कारण क्या है? नंबर 1, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज धनावेश बढ़ेगा, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्ट के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। धनावेश बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या के मान में हमेशा कमी आती है। ये हम क्लियर कर चुके पहले। सेकंड फैक्टर, हम ये कहते हैं कि जो जेड अपॉन ई अनुपात है, जेड अपॉन ई अनुपात, वो मूल परमाणु से अधिक होता है। मूल परमाणु से अधिक होता है। समझ में आई बात? हमने कहा किसी भी धन आयन के लिए हमेशा जेड इफेक्ट मूल परमाणु से ज्यादा होता है। नंबर 2, किसी भी धन आयन के लिए जेड अपॉन ई का जो अनुपात है वो हमेशा मूल परमाणु से ज्यादा होता है। समझ लो आप इसको। मैंने ऐसे कहा, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम लिया। क्या लिया? सोडियम। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। और इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 11। तो अगर मैं इस सोडियम के लिए जेड अपॉन ई अनुपात देखूं तो वो कितना आएगा? परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 11। 11 अपॉन 11, और ये कितना हो गया? 1। क्लियर? अब हमने क्या कहा, इसको बदलते हैं Na+ में, धन आयन में। तो जब इसको धन आयन में बदलोगे तो जेड अपॉन ई अनुपात देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इसमें 10 हो गई क्या? क्योंकि इस पे एक प्लस चार्ज आ गया। तो जेड अपॉन ई का मान हमेशा कितना आएगा? 1 से अधिक आएगा। तो हमने कहा किसी भी धन आयन की त्रिज्या उसके जनक परमाणु से हमेशा छोटी होती है। क्यों छोटी है? उसके पीछे दो रीजन है। धनावेश बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो त्रिज्या घट जाएगी। दूसरा, धनावेश बढ़ेगा तो जेड अपॉन ई अनुपात का मान बढ़ेगा, और उसके बढ़ने की वजह से जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वापस से त्रिज्या को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं ऋण आयन की त्रिज्या की। किसकी बात करें? ऋण आयन की त्रिज्या। देखो, ऋण आयन से मतलब एक मैंने लिखा O, एक लिखा O-। तो जो ऋण आयन है, किसी भी ऋण आयन की त्रिज्या उसके जनक परमाणु की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है। मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से किसकी त्रिज्या ज्यादा है? O- की त्रिज्या ज्यादा है। अब O- की त्रिज्या क्यों ज्यादा है? तो हमने ये कहा ऋण आयन के केस में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्ट के मान में कमी आती है, और जहां भी जेड इफेक्ट घटेगा वहां त्रिज्या क्या करेगा? घटा, बढ़ा देगा। तो जेड इफेक्ट घटा तो त्रिज्या का मान क्या हो गया? बढ़ गया। एक पॉइंट। बी पॉइंट पर चलो, जेड अपॉन ई अनुपात, जेड अपॉन ई अनुपात। तो हम ये कहेंगे किसी भी ऋण आयन के लिए जेड अपॉन ई अनुपात किसी भी ऋण आयन के लिए सदैव सदैव जनक परमाणु से कम होगा। सदैव जनक परमाणु से क्या होगा? कम। यहां जेड अपॉन ई अनुपात सदैव जनक परमाणु की तुलना में क्या है? ज्यादा। और यहां क्या हो रहा है? कम। तो जब जनक परमाणु जेड अपॉन ई घटेगा तो हम कहेंगे जेड इफेक्ट घटेगा, और जेड इफेक्ट घटा तो त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्ट त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमने ये कहा, मान लो मैंने लिखा ऑक्सीजन, एक लिखा O-। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p6 सॉरी 1s2 2s2 2p4। तो कितना हो गया? इसका परमाणु क्रमांक कितना? 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 8। तो कितना आ रहा है? 1। अब O- के लिए देखोगे तो कितना हो गया? परमाणु क्रमांक 8,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, 9 है तो ये 1 से क्या होगा हमेशा कम, मतलब इसकी तुलना में इसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और कम आ रहा है तो हम कहेंगे जेड इफेक्ट को क्या कर देगा, घटा देगा। और जब जेड इफेक्ट घटता है तो त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्लियर? चलो, तो एक सिंपल सा पॉइंट बन गया। क्या बना? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा त्रिज्या घटेगी। क्लियर? अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है जनरली आयनिक त्रिज्या से संबंधित, वो प्रश्न आपको मिलता है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी से। कहां से मिलता है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, समान। तो हम ये बोल सकते हैं तत्वों की वह श्रेणी, या हाँ सिंपली इसे बोलो, तत्वों की वह श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो, परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। तत्वों की वह श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहा जाता है। अब ये जो सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के लिए ऐसे कहा जाता है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में त्रिज्या जो है, त्रिज्या का निर्धारण, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में त्रिज्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है बेटा, जेड इफेक्ट के आधार पर किया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में त्रिज्या का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, जेड इफेक्ट के आधार पर किया जाता है। और आपने पढ़ा कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे जेड इफेक्ट घट रहा है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। इसलिए हमने सिंपली 2 पॉइंट लिए केवल। पहला पॉइंट क्या लिया कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। त्रिज्या का निर्धारण किसके आधार पर करोगे, जेड इफेक्ट के आधार पर करोगे। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, n-3 O-2 F- Na+ Mg+2 का, ये एग्जाम्पल नंबर 1। इनको आपको त्रिज्या के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पुट किया जा सकता है कि इनको सीक्वेंस से अरेंज करो त्रिज्या के बढ़ते या घटते क्रम में। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज आप यहां देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक बात। चलिए इसको आप ऐसे करेक्शन कर लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना, 7, 8, 9, 11, 12। क्या सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है? अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 7, यहां कितना चार्ज है, माइनस, तो कितना हो गया 10। यहां कितना हो गया 10, 10, 10 और 10। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? मतलब ये एक सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है। और मैंने आपको तरीका बता दिया, जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसकी त्रिज्या ज़्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा हो उसकी त्रिज्या सबसे कम। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, जेड इफेक्ट का क्रम, जेड इफेक्ट का क्रम। और जेड इफेक्ट परमाणु क्रमांक पर डिपेंडेंट है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट O-2 का, फिर F- का,
फिर Na प्लस का, फिर Mg+2 का सबसे ज़्यादा होगा। और जेड इफेक्ट बढ़ता है तो त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब त्रिज्या कम होगी इसका मतलब इसकी त्रिज्या सबसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी। तो त्रिज्या का क्रम क्या हो गया? तो यहाँ लिख दें आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का क्रम। तो क्रम क्या हो गया भाई? N-3 O-2 F- Na+ Mg+2, यह आयनिक त्रिज्या का क्रम कर सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिखा P-3 K+ Ca+2 S-2 Cl-। एग्जाम्पल नंबर 2 अरेंज करो, फटाफट से आंसर बताओ, नोट करिए फटाफट। हाँ जी, देखिए तो आंसर क्या आया? त्रिज्या क्रम इस पे नेगेटिव P-3 S-2 Cl- K+ Ca+2, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा टाइप है उसकी। तीसरे प्रकार की जो त्रिज्या है उसको हम लोग बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। तीसरे प्रकार की त्रिज्या क्या होती है? धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या क्या? तो हमने कहा ये कोई भी दो परमाणु, ये दो परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच एक बंध बन रहा है और दोनों परमाणु धातु परमाणु है। तो किन्हीं दो धातु परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध के आधार पर ज्ञात की गई त्रिज्या ही क्या है? धात्विक त्रिज्या है। तो एक धातु परमाणु ये, एक धातु परमाणु ये, इनके नाभिकों के बीच की दूरी, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? d। इस d को आपने अंतरानाभिकीय दूरी बोला था, और धात्विक त्रिज्या को किससे लिखते हैं बेटा? mr, मेटेलिक रेडियस से। तो यहां क्या हो जाएगा? mr = d/t, ये लो d/2। मतलब किन्हीं भी दो धातु परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान, दो धातु परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। और ये जो धात्विक त्रिज्या है, ये धात्विक त्रिज्या संकुलन समता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? संकुलन समता पर निर्भर करती है। अब ये संकुलन समता क्या है? तो पहले एक सिंपल सी चीज समझो कि संकुलन समता पर निर्भर करती है, तो हम ऐसे बोल दें कि संकुलन समता मेटेलिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब संकुलन समता बढ़ेगी तो धात्विक त्रिज्या के मान में कमी आएगी। क्लियर? अब सिंपल वे से समझो कि संकुलन समता है क्या। तो मैंने कहा एक निश्चित आयतन में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के आधार पर संकुलन समता का निर्धारण होता है कि जितने ज्यादा परमाणु होंगे हम कहेंगे परमाणु एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और जब परमाणु नजदीक आएंगे तो उनके बीच की दूरी घटेगी। समझ में आई बात? तो हम कहेंगे जब संकुलन समता ज्यादा है तो दूरी कम है। हमने कहा जब परमाणु कम है तो संकुलन समता क्या हो जाएगी? कम होगी तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ऐसे कहते हैं हमारे पास जो क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल, वो SCC, BCC और FCC प्रकार के, मतलब धातुओं में पाई जाने वाली संरचना SCC, BCC, FCC टाइप के। FCC के लिए संकुलन समता नीटा की जो वैल्यू है वो 52.4% होती है, BCC के लिए 68% होती है और FCC के लिए 74% होती है।
तो संकुलन क्षमता किसकी ज्यादा हुई? तो हम कहेंगे संकुलन क्षमता एफसीसी की ज्यादा है। तो जिसकी संकुलन क्षमता ज्यादा उसमें धात्विक त्रिज्या क्या होगी? कम। मतलब इन 3 प्रकार की स्ट्रक्चर में अगर हम धात्विक त्रिज्या का क्रम देखते हैं, किसका क्रम देखें? धात्विक त्रिज्या का। तो धात्विक त्रिज्या का क्रम क्या होगा? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। मतलब संकुलन क्षमता बढ़ी तो धात्विक त्रिज्या के मान में क्या आ गई? कमी आ गई। इसके बेस पे आपको क्या देखना है? धात्विक त्रिज्या का निर्धारण करना होता है। कर सकते हैं? चलिए, इसके बाद चौथा जो टाइप आपका बचता है वो है वान डेर वाल्स त्रिज्या। फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो है वान डेर वाल्स त्रिज्या। इसको बोलते हैं बेटा VWR, वान डेर वाल्स त्रिज्या। देखिए, वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है ये अक्रिय गैसों की विशेषता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ये सबसे मेन विशेषता किसकी है? अक्रिय गैसों की विशेषता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, जहां जहां भी दो परमाणु आकर्षण बंध से जुड़ रहे हैं, तो अब आकर्षण से जुड़ रहे हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दो परस्पर अबंधित परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो दो परस्पर अबंधित परमाणुओं के मध्य की, यानी कि एक ये परमाणु एक ये परमाणु, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन हमने कहा इनके बीच में एक आकर्षण बल डेवलप हो गया, तो दो परस्पर अबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, उस दूरी का आधा मान वान डेर वाल्स त्रिज्या होगा। मतलब आप ऐसे समझो, ये कोई परमाणु था, ये दूसरे परमाणु के साथ साझे में था, ऐसे ही ये एक परमाणु है, ये दूसरे परमाणु के साथ साझे में है, पर ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए हैं ना, तो ये दो परस्पर अबंधित हो गए, और अबंधित हुए तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या बोल देंगे? डी। इस दूरी को हम क्या बोल देंगे? डी। और इस डी का अगर हम हाफ कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? VWR के बराबर हो जाएगा। या मान लो मैंने कहा एक है हीलियम है, ये हीलियम का दूसरा परमाणु है, दोनों अक्रिय गैस हैं, एक दूसरे के साथ बंधित नहीं होगी, और जब बंधित नहीं होगी तो हम कहेंगे एक आकर्षण बल डेवलप होगा, उस आकर्षण बल के आधार पर ये जो दूरी आएगी डी, इस डी का आधा मान कर देंगे, वो वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। तो दो परस्पर अबंधित परमाणुओं के मध्य की दूरी का आधा मान ही क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। वान डेर वाल्स त्रिज्या मुख्य रूप से अक्रिय गैसों की विशेषता होती है। कौन सी गैसों की विशेषता है? अक्रिय गैसों। एक, अब देखो क्या है ये बंध परमानेंट है? नहीं। इसका मतलब ये बंध बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और मैक्सिमम ये देखा गया, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, और वो यादृच्छिक रूप से दूर दूर गति